श्री विजय गोयल। सभापति जी, मैं आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़ा हुआ हूं। 3 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूं, किंतु राज्यसभा के सदस्य के रूप में पहली बार मुझे विचार रखने का मौका मिला है। मैं कल से सारी डिबेट्स को सुन रहा हूं। 16 पेज के अंदर 50 पैरों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैं नहीं समझता किसी भी सदस्य को जो यहां बैठा हुआ है उसमें छपे हुए एजेंडा, उसकी नीतियां और उसके विचार से किसी का भी विरोध है। और वैसे भी इस सदन की परंपरा रही है कि हम सर्वसम्मत से, कोई संशोधन आ जाए तो बात अलग है, किंतु हम सर्वसम्मत से राष्ट्रपति के अभिभाषण को पारित करते हैं। बहस इस बात का पर हो रही है कि ये जो बढ़िया से बढ़िया नीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर बनाई गई हैं, ये जो विकास का मॉडल पूरा का पूरा राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर झलकता है, उसका श्रेय कौन लेगा? इसलिए जब गुलाम नबी आजाद जी ने, विपक्ष के नेता ने बात रखी, तो उन्होंने कहा ये सारी चीजें तो आपने हमारी ले रखी है। तो आपको तो हमको धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना उदार मन है कि आपकी भी कोई अगर अच्छी चीज रही तो वो लेने के लिए तैयार है। चारे की बात सुन लीजिए। अगर आप चारे की बात सुनेंगे तो जिस समय आपकी सरकार आई थी और जिस समय राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर हम उसका जवाब दे रहे थे, तब हमने भी यह बात रखी थी कि मानो आपने हमारा सारा का सारा एजेंडा ले लिया है। आप हमारे नेताओं के भाषण को देखेंगे तो आपको पता चलेगा उससे भी। मुद्दा यह नहीं है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद जी ने एक लंबी फेरिस्त गिनवाई कि ये सब काम हमने किए। उन्होंने कहा रेलवे की लाइनें हमने बिछा दी, आरटीआई को हम लेके आए, मनरेगा को हमने किया, बिजली के अंदर हमने इतना उत्पादन बढ़ा दिया, सर्व शिक्षा अभियान को ले गए। तो किसी ने यह कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, किसी ने यह कहा, शायर ने कहा, मुझे शायर का नाम तो नहीं आ, तू इधर उधर की बात ना कर रहे, ये बता फिर कारवा लुटा क्यों गया? तो भाई फिर आप हारे क्यों, इसकी विवेचना करिए। अगर गुलाम नबी आजाद जी ने इतनी बातें पहले जाकर मार्केटिंग की होती तो शायद कांग्रेस को आज 44 के ऊपर नहीं आना पड़ता। हाँ, मार्केटिंग, आप उसको शब्द कोई भी दीजिए ना। एक और बात बताता हूं आपको, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात के अंदर विकास किया था, इसलिए पूरे देश के अंदर उस बात की मार्केटिंग हो पाई। समस्याएं सब जगह एक हैं, किसी की भी सरकार आ जाए, समस्याएं सब जगह एक है। चाहे वो नाली हो, खड़ंजा हो, सड़क हो, सीवर हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, आतंकवाद हो, भ्रष्टाचार हो, कोई सी भी सरकार आएगी तो उसका उनका सामना करना है। किंतु इस सरकार ने, जब ये सरकार आई, तो इस सरकार, जो पिछली सरकार गई मनमोहन सिंह जी की, वो जब सरकार आई थी कांग्रेस की, तो मुझे दुख हुआ था। किंतु जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उसके मुखिया बने, प्रधानमंत्री बने, तो मुझे एक सुकून आया था कि एक ईमानदार, एक अर्थशास्त्री इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बना है। चाहे कांग्रेस की यूपीए की सरकार बन गई, उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लोगों को उनके ऊपर बहुत विश्वास था। उनको था कि इन्होंने अगर 100 दिन की महंगाई कम करने को कहा है तो शायद ये उस महंगाई को कम कर देंगे। किंतु इस विश्वास को कैसा धक्का मिला। हमने सोचा मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, सारा देश ठीक चलेगा। उसी ईमानदार प्रधानमंत्री के नीचे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो यूपीए की सरकार के अंदर हुआ है। मुझे याद है एक बार पाकिस्तान की गायिका रेशमा थी, वो हमारे घर में आई थी और कहने लगी, गोयल साहब, मशहूर गायिका थी, उसका एक गाना बड़ा मशहूर था, लंबी जुदाई। कहने लगी लंबी जुदाई,
4 दिनों का। तो कहने लगी गोयल साहब एक बार मैं लंदन में गा रही थी, सामने आदमी सो रहा था, मैं गा रही थी, सामने आदमी सो रहा था, मैं गा रही थी, वो सो रहा था। तो मैंने कहा मैं गा रही हूं, तू सो रहा है? कहने लगी बेबे तू गाई जा, हमें पूरा विश्वास है तू ठीक ही गाएगी। ऐसा ही हमको भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर विश्वास था, किंतु वो विश्वास टूटा, और आज उस विश्वास को अगर जगाया है किसी ने तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के 125 करोड़ लोगों के बीच में जगाया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, बड़े आराम से आज जयराम रमेश जी ने बड़ी बात को कह दिया। मैंने सब लोगों के भाषण सुने, पर उनका भाषण सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख पहुंचा। इसलिए दुख पहुंचा, वो एक सीनियर मिनिस्टर, कांग्रेस के सीनियर लीडर, इस चुनाव को जीतने के अंदर कितनी ताकत लगी है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 82 करोड़ वोटर में से 56 करोड़ ने वोट डाली, और 21 करोड़ लोगों से श्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने जीवंत संपर्क किया, और 18 करोड़ वोट हमने पाए। आपने एक झटके के अंदर कह दिया कम्युनल पोलराइजेशन है, कम्युनल पोलराइजेशन है। श्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने जात पात इस सबको तोड़ दिया, धर्म को सबको हटा दिया, और पहली बार इस देश के अंदर लोगों ने वोट किया तो जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के वोट किया। यह इस चुनाव की महत्ता है। मैं इसके लिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे देश के अंदर मुझे एक इंसिडेंट बता दीजिए जिससे आपको यह लगता हो कि इस चुनाव को अंदर हम लोगों ने सांप्रदायिक बनाने की कोई कोशिश की। किंतु मेरे पास एक लंबे उदाहरण है जिसमें मैं कह सकता हूं कि भाई कम्युनल पोलराइजेशन किया किसने। इससे पहले जब 6 राज्यों के चुनाव हुए थे, उन राज्यों के चुनाव के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीती तो क्या वो कम्युनल पोलराइजेशन हुआ था? क्या वो हमने कम्युनल पोलराइजेशन किया था क्या? जिस समय के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, वो स्टेटमेंट हमारी थी क्या? जिस समय गृह मंत्री ने यह बयान दे दिया कि भाई हिंदू टेरर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर है, वो बयान हमारे थे क्या? जिस समय शाही इमाम को बुलाकर आपने उनसे यह फतवा जारी करवा दिया कि सारे देश के मुस्लिम्स एक तरफ वोट करें, वो हमारा बयान था क्या? जब सहारनपुर के अंदर मसूद, पूरा नाम क्या, इरफान मसूद ने जिस तरीके की स्टेटमेंट दी कि मैं बोटी बोटी काट कर भेज दूंगा, वो हमारा बयान था क्या? अभी बड़े आराम से खड़े होकर जयराम रमेश जी ने कह दिया कि भाई ये कम्युनल पोलराइजेशन था, ये कम्युनल पोलराइजेशन था। जी आप एक बात बता दीजिए, 12 साल से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, ये 125 करोड़ की जनता ने आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? जाके विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको बरी किया? इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं, बड़े आराम से जिस चीज को आप कह देते हैं उससे मैं समझता हूं और ज्यादा कम्युनल प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। मैं चांदनी चौक से 2 बार जीत के आया हूं, मुझे गंगा जमनी तहजीब का पता है, मुस्लिम्स का जहन पता है, मैंने उनके बीच में विकास के काम किए हैं, और वही विकास के काम का एजेंडा हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण के भाषण में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबका विकास और सबको साथ लेके चलना है। अगर मदरसों के आधुनिकीकरण की बात किसी ने करी तो वो किसी और ने नहीं करी, वो हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर हमारी सरकार ने बात की है। ये जो सरकार आई ये 2 कारणों से आई। एक कारण आप लोग बैठे हैं, विपक्ष के लोग जो बैठे हुए हैं, एक सर मेरी मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच को पार्टी टाइम, वी आर वर्किंग टू अ वेरी टाइट शेड्यूल। सर ये जो सरकार है, ये आप लोगों के कारण आई। मैं और बड़े उदाहरण नहीं देना चाहता जी, जिस तरीके से गरीब आदमी को आपने पूछना बंद कर दिया, उससे आपने नाता तोड़ लिया। और कभी आपका नारा हुआ करता था कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। आप और नहीं दूर जाइए, दिल्ली के उदाहरण उठाकर देखिए। आपने एक योजना निकाली, राजीव रतन आवास योजना। उस योजना में 3 लाख फार्म आपने भरवा लिए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 लाख में से एक भी आदमी को आप फ्लैट देने में समर्थ नहीं हुए। सीधा सीधा गरीबों के साथ धोखा था। आपने अनाधिकृत कॉलोनियां जिसमें 40 लाख लोग रहते थे, ये जो दिल्ली का नमूना है ये पूरे देश पे लागू हो रहा है। 40 लाख जो लोग रहते थे उस अनाधिकृत कॉलोनियों
को आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए ये धोखा देते हुए कि हम आपकी कॉलोनियों को नियमित करेंगे। एक भी कॉलोनी नियमित नहीं हुई। आपने ये आलाप दिया कि 100 दिन के अंदर आप महंगाई को कम कर देंगे, किंतु एक भी महंगाई कम नहीं हुई। लगातार महंगाई जो थी बढ़ती रह गई और लोगों को अपने घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया जी। आपने राइट टू एजुकेशन तो किया, किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर देने भूल गए। आज दिल्ली के सरकार के स्कूलों की आप हालत देखिए कि बच्चा अपने आंसर शीट पर लिखकर आता है, हिम्मत है तो फेल करके दिखाओ। बताओ पास हुआ कि फेल? पास हो गया जाके। हिम्मत है तो फेल करके दिखाओ। पढ़ाई नहीं हो रही है, किंतु आपने कह दिया राइट टू एजुकेशन हम यहां पर करेंगे। हम यहां एयर कंडीशन के अंदर बैठे हैं, किंतु बाहर दिल्ली झुलस रही है। और उस झुलसने का कारण भी सबसे बड़ा बात यह है कि आज जो दिल्ली के अंदर बिजली की समस्या है वो 49 दिन की आप गवर्नमेंट की कम और 15 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट की ज्यादा। ये समझ लीजिए बात को। आपको अब आप मैं ये बातें जो कह रहा हूं, प्लीज देखिए, आपके पार्टी के और मेंबर्स भी बोलने वाले हैं, टाइम आपका बहुत कम है। समस्या थी तो 10-10 घंटे की क्यों नहीं हुई? उस समय 10-10 घंटे की कटौती दो बात समझिए। आज बात क्यों हो रही है? दो बात समझिए बात। प्लीज पहली बात, उस समय भी घंटों की कटौती थी। दूसरी बात, जो जमीन आसमान पे दाम पहुंच रहे थे वो उसी समय के अंदर थे। इसलिए मुझे वो सब चीजें मत खुलवाओ मेरे से कि उस समय क्या क्या हो रहा था। यहां तक हो रहा था कि बिजली कंपनियों से मिलकर आप सब लोगों ने ये किया था। इतना भ्रष्टाचार था कि जो ट्रांसमिशन की लाइन उनको बिछानी चाहिए थी समय के ऊपर, वो ट्रांसमिशन की लाइन उन्होंने नहीं बिछाई थी। सभापति जी, मैं कंक्लूड करते हुए सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अभी इस पे बहस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस समय सदन को सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात के लिए कि सब इकट्ठे होकर, आज जो ये करोड़ों लोगों ने इस सरकार को अपना मत दिया है, लोग नरेंद्र मोदी जी की आंखों में एक सपना देखते हैं और हम सब लोगों की आंखों के अंदर वो देखते हैं कि हम लोग उनके लिए कुछ करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, आतंकवाद हटाएंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। और मैं समझता हूं कि सब हम लोग मिलकर ये कर सकते हैं। अंत में मैं अटल जी की 4 लाइनें पढ़कर अपनी कविता को समाप्त करता हूं। आज वो स्वास्थ्य खराब होने के कारण संसद में नहीं है, किंतु जो उन्होंने सपना देखा था वो मुझको लगता है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वलाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, मैं आभारी हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव के अंदर लाखों लोग, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, लाखों लोगों ने महंगाई से, अत्याचार से, आतंकवाद से, बेरोजगारी से, इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए इस सरकार को वोट दिया है। आप सबका समर्थन अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।